रायबरेली में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। भदोखर थाना इलाके में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है और दबंगों ने यहां पीड़ित पक्ष पर लाठियों से हमला बोला। ये भदोखर का इलाका है जहां पर ये मारपीट हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए, गुंडागर्दी आप तस्वीरों में देख लीजिए, दबंगई आप तस्वीरों में देख लीजिए। ये पीड़ित पक्ष के साथ कैसी मारपीट हो रही है और हैरत में डालती है बात कि वहां पर तमाशबीनों की संख्या भी कम नहीं है। हाथों में लंबे लंबे डंडे हैं और उसके बाद ये डंडे बरसाए जा रहे हैं। मारपीट चल रही है। घर में घुसकर देखिए, घर में घुसकर ये डंडे बरसाए जा रहे हैं और वहां पर तमाशबीनों की फौज है। गांव के अन्य लोग हैं लेकिन कोई बचाने के लिए सामने नहीं आया, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये रायबरेली की तस्वीरें हैं। रायबरेली में भदोखर इलाके की तस्वीरें हैं। मारपीट का वीडियो आप देख लीजिए। पूरी दुनिया इस वक्त लड़ रही है कोरोना से, पूरा देश इस वक्त लड़ रहा है कोरोना से, लेकिन ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इनके बीच में किसी बात को लेकर, वो क्या विवाद था स्पष्ट नहीं है, लेकिन गांव में अमूमन जमीनी विवाद को लेकर इस तरह की जो लड़ाइयां हैं वो देखने को मिलती हैं। और हाल ही में पंचायत चुनाव भी संपन्न हुए हैं, नतीजे घोषित हुए हैं। हो सकता है उससे जुड़ा हुआ मसला हो, लेकिन विवाद एग्जैक्टली क्या है वो तो क्लियर नहीं, वो तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन तस्वीरें हैं और तस्वीरों में डंडे हैं, गुस्से में तमतमाए लोग हैं और डंडे बरसाते हुए देख सकते हैं और इसमें युवा भी शामिल है। तो भदोखर इलाका है जहां पर मारपीट हुई है। मारपीट का ये वीडियो है। पीड़ित पक्ष पर जमकर लाठियों से हमला बोला है। सवाल ये है कि क्या इस मामले में कार्रवाई होगी? जो लोग मारपीट कर रहे हैं वो तस्वीरों में दिख रहे हैं क्योंकि वीडियो बनाने वाले लोग हैं। आजकल स्थिति ये है कि वीडियो बनाने वाले हर जगह मौजूद रहते हैं, बचाने वाले कम हो जाते हैं। तो बचाने के बजाय वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा युवक ने। कम से कम एक काम तो किया कि दबंगों की तस्वीरें कैद कर ली। अब सवाल ये कि जो कार्य पुलिस को करना है, पहला प्रथम कार्य तो कर नहीं पाए, यानी कि इस तरह की दबंगई रोकना था, रुकनी चाहिए थी, मारपीट रुकनी चाहिए थी, नहीं रोक पाए। लेकिन अब क्या कार्रवाई करके एक नजीर पेश होगी, एक मिसाल पेश होगी कि आइंदा कोई दबंग इस तरह किसी के घर में ना घुस पाए और मारपीट ना कर पाए। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित 3 वाहनों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 लोडर और एक ट्रक के बीच में ये टक्कर हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और उसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। और ये घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 लोडर और एक ट्रक के बीच में किस तरह आमने सामने की ये टक्कर हुई। एक शख्स की इसमें जान चली गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तीनों वाहन अनियंत्रित होकर आपस में भिड़ गए, आमने सामने की टक्कर हुई। भीड़ मौके पर मौजूद, पुलिस फौरन यहां पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल एक शख्स की मौत की खबर आ रही है और 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। रायबरेली से सड़क हादसे की ये तस्वीरें। अनियंत्रित 3 वाहनों में जोरदार भिड़ंत, जिसमें 2 लोडर्स और एक ट्रक शामिल। ये देखिए किस तरह ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। सामने से एक तरफ ट्रक आ रहा है और दूसरी तरफ एक के पीछे एक, ये दोनों लोडर चल रहे थे और ट्रक से भिड़ंत हुई। अनियंत्रित होकर बैलेंस बिगड़ा और ये भिड़ंत हुई। दोनों लोडर्स आपस में टकराए और दोनों ही ट्रक से जिनकी टक्कर हुई। एक शख्स की जान चली गई है इस एक्सीडेंट में और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदेश में कोरोना कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है और खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों को परख रहे हैं। आज फिर मुख्यमंत्री 3 जिलों में तूफानी दौरा करने वाले हैं। सीएम योगी आज अलीगढ़, मथुरा और आगरा में ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं और इस दौरान सीएम योगी कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे। सबसे पहले सीएम अलीगढ़ में पहुंचेंगे, जहां वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाएंगे और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में अधिकारियों से मिलेंगे। सीएम योगी जिला अस्पताल का दौरा भी कर सकते हैं। मथुरा में कोविड की समीक्षा बैठक के साथ किसी गांव में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। देर शाम तक मुख्यमंत्री आगरा के इंतजामों को परखेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, वाराणसी के दौरे पर जा चुके हैं। अधिकारियों से संवाद कर चुके हैं, कुछ जगहों पर लोगों से भी बात की और अब 3 जिलों का यह महत्वपूर्ण दौरा। और हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल सारस्वत हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं, तो नितिन उपाध्याय हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। नितिन, बहुत महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का,
कितने बजे पहुंचेंगे वो? सबसे पहले अलीगढ़ चूंकि जाना है, तो अलीगढ़ में कितने बजे पहुंचेंगे, वहां कितने देर रहना है, और उसके बाद जो आगे के कार्यक्रम उनके रहने वाले, सिलसिलेवार आप दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अधिकारियों के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही स्थलीय निरीक्षण के लिए निकल रहे हैं। कई सारे जिलों का वो दौरा कर चुके हैं और आज 3 जिलों का दौरा है। ब्रज क्षेत्र में आज पूरा दिन योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। सुबह 9:15 बजे से वो लखनऊ से प्रस्थान करेंगे और रात में 8 बजे फिर वापसी लखनऊ करेंगे। इस बीच 3 जिलों का दौरा करेंगे। आगरा सबसे पहले उनका राजकीय वायुयान पहुँचेगा, उसके बाद वो यहाँ से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। वहाँ जाकर वो वहाँ जो कोविड कमांड सेंटर है उसका निरीक्षण करेंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके साथ ही जो अलीगढ़ जो कमिश्नरी है उसके बाकी जो 3 ज़िले हैं उसके अधिकारी भी वर्चुअल संवाद यानी पूरा वर्चुअल मीटिंग में जुड़े रहेंगे। कुल मिला के क्या स्थिति है, लगातार एएमयू में लगातार तारिक मंसूर के जो वीसी हैं वो लगातार मुख्यमंत्री से उनसे बात की है। वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। कई सारे फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ की लगातार मौतें हुई हैं। इस बार ओवरऑल अलीगढ़ में क्या स्थिति है, क्या रेमडेसिविर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बेड मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन का क्या इंतजाम है, ये सारी चीज़ें परखेंगे। और यही पूरी जो कवायद है वो मथुरा रहने वाली है और मथुरा में भी वो वहाँ पहुँचेंगे वेटनरी यूनिवर्सिटी, और उसके बाद शाम को करीब 4:10 के 4:15 बजे आगरा आएंगे। और आगरा में मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये स्मार्ट सिटी में यहाँ इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है और ऐसे में यहाँ आकर वो इसका पूरा जायजा लेंगे। और उसके बाद वो एसएन मेडिकल कॉलेज जाएंगे और एसएन मेडिकल कॉलेज में तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम जो पुलिसिया अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग है और बाकी 3 जिलों के जितने भी जो अधिकारी हैं वो वर्चुअल संवाद से जुड़े रहेंगे। तो कुल मिला के ज़मीनी धरातल पर इस समय क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति है और कोरोना आउटब्रेक में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार जनाक्रोश है, लोगों में नाराज़गी है, ऐसे में जो अधिकारियों के दावों से इतर ज़मीनी धरातल पर क्या वाकई में व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या लोगों को ऑक्सीजन मिल पा रही है, क्या इंजेक्शन मिल पा रहे हैं, बेड वेंटिलेटर के इंतजामात हो पा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो अस्पतालों में कहा जाए जिस तरह से कहा जा रहा है कि लूट खसोट मची हुई है, जो आम आदमी परेशान है, इलाज नहीं करा पा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर चार्जेस किए जा रहे हैं, लगातार शिकायतें मीडिया के जरिए, जनप्रतिनिधियों के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंच रही हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार अब किसी न किसी जिले का दौरा कर रहे हैं। कई सारे जिलों का दौरा करने के बाद आज वो ब्रजभूमि में आ रहे हैं। पूरा दिन उनका आज यहाँ रहने वाला है। वो अलीगढ़ वो पहुंचेंगे और उसके बाद वो मथुरा और फिर आगरा। तो कुल मिलाकर जी हाँ, बिल्कुल। तो आगरा में किस तरह किन मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, विस्तार से आपने जानकारी दी है नितिन। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल अनिल सारस्वत का हम रुख करेंगे जो हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं। मथुरा में सीएम योगी के किस तरह कार्यक्रम है, और यहां से खबर यह भी है कि होम आइसोलेशन में रह रहे पेशेंट से भी संवाद कर सकते हैं सीएम योगी। अनिल जी, ऐसा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग 2:15 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री वेटरनरी कॉलेज हेलीपैड पर पहुँचेंगे और यहाँ से वह लगभग आधा घंटे का समय उनका रिजर्व रखा गया है, जिसमें वो वहाँ पर वेटरनरी कॉलेज के जो यहाँ पर गेस्ट हाउस है उसमें वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और यहाँ पर कोविड की क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं, क्या लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं, वहीं पर वो अधिकारियों के पेच भी कसेंगे। वहाँ से वो निकलने के बाद यहाँ कोविड कमांड सेंटर आपको बनाया गया है, आपको पिक्चर में पीछे दिखा सकते हैं हम वीडियो में। ये मथुरा विकास प्राधिकरण है, यहीं पर कोविड कमांड सेंटर जिले का बनाया गया है। यहाँ पर आकर वो पूरी कोविड की व्यवस्थाओं को यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो कोविड पीड़ित हैं यहाँ पर कॉल करते हैं और किस तरीके से उनको हैंडल किया जाता है, किस तरह से उनको बेड दिलवाए जाते हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं किस तरीके से यहाँ से हैंडल की जाती हैं और यहाँ डॉक्टरों का कितना स्टाफ बैठता है और किस तरह से जो शिकायतें लगातार यहाँ से मथुरा से मिल रही थी, प्राइवेट अस्पतालों की शिकायतें मिल रही थी, मनमाने तरीके से यहाँ पर पेमेंट जो कोरोना पीड़ितों से लिया जा रहा है, बेड दिलवाने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, उसकी भी यहाँ पर एक समीक्षा बैठक करने का यहाँ पर एक बना रहे हैं कि यहाँ पर एक समीक्षा बैठक हो और यहीं पर अधिकारियों से बात भी की जाए। उसके बाद वो यहाँ पर होम आइसोलेट एक यहाँ पर शहर में स्थित एक होम आइसोलेट किसी कोरोना पीड़ित से जाकर उसके घर जाकर उसका हालचाल भी पूछ सकते हैं। और जहां तक जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के किसी न किसी कोरोना पीड़ित व्यक्ति से जो होम आइसोलेट है उससे यहाँ पर वर्चुअल बात भी कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मौजूदा दौर में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि कोरोना जो गांव तक पहुंच चुका है वहां पर व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या होम आइसोलेशन में सभी तरह की मेडिकल सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। ये सच्चाई, ये रियलिटी जानना जरूरी है और उसी के लिए वर्चुअल संवाद सीएम योगी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए।
कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों और लोगों में बड़ी जागरूकता का असर दिखने लगा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि मृत्यु दर अभी भी चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटों पर नजर डाली जाए तो 20,463 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 306 लोगों ने इस महामारी के आगे दम तोड़ दिया है। सक्रिय मामलों की संख्या 2,16,000 के पार है। एक दिन में करीब 29,358 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए। राजधानी लखनऊ की बात करें तो बीते 24 घंटे में 1154 नए मामले सामने आए। हालांकि 23 लोगों की मौत भी हुई है। और विवेक त्रिपाठी इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, अच्छी बात है, राहत की बात है। यानी कि कोविड कर्फ्यू जो लगाया गया था उसका असर, इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीजें की गई हैं कि केसेस कम हो रहे हैं और अगर और अभी आने वाले दिनों में और कम हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी राजीव, देखिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बीते 15 दिन में हुई हैं उसका असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो नीचे टीम 11 है, माफ़ कीजिएगा टीम 9 बन चुकी है, टीम 9 और इसके अलावा जिला प्रशासन और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उन्होंने जिस तरह से अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं वो काबिले तारीफ हैं। यहाँ पर अस्पतालों में 15 दिन पहले तक अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाई नहीं थी, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, बेड की व्यवस्था हुई है, तमाम अस्पताल नए बनाए गए हैं। अस्थायी तौर पर जो DRDO का अस्पताल बना है अवध शिल्पग्राम में, इसके अलावा हज हाउस में एक अस्पताल बनाया गया है। तो कुल मिला के जो बेड की संकट था, बेड की दिक्कत थी, लोगों को भर्ती नहीं मिल रही थी, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वो सब व्यवस्थाएं, वो सब कमियां दूर कर ली गई हैं। इसका असर पड़ा है। इसके साथ ही जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका भी असर देखने को मिला है। यहाँ के जो स्व अनुशासित लोग हैं, व्यापारियों ने पहले ही मार्केट बंद कर दिया था और पूरी तरह से संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए तैयार दिखे थे और जनता से सहयोग मांगा था। उन्होंने कहा था कि बाजारों में खरीदारी करने ना आए लोग, जबकि ये बीते एक महीने त्योहार के थे, पर्व के थे, उत्सव के थे, उसके बाद भी लोगों ने बाजार में भीड़ नहीं उमड़ने दी, दुकानें बंद रखी। तो ये बड़ा जो आत्म अनुशासन था, इसकी वजह से लखनऊ में स्थितियां नियंत्रित हुई हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को नीति आयोग के जो सदस्य हैं स्वास्थ्य, डॉक्टर VK पॉल ने कहा था कि 30 अप्रैल तक रोज राजधानी में 1 लाख मरीज आएंगे और इसको मुख्यमंत्री और उनकी टीम 9 ने चुनौती के तौर पर लिया और लगातार जो काम किया है उससे संक्रमण की दर घटी है। बीते 20 दिन में संक्रमण 18% से घटकर 7.3 और जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छा है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपके पास लौटेंगे। तो राहत की बात है कि केसेस कम हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जब आइसोलेशन में थे, जब वो संक्रमित थे तो उस वक्त तो स्थितियां बहुत खराब थी। आइसोलेशन से जैसे बाहर आए हैं तो स्थितियां सुधरती हुई दिख रही हैं और केसेस भी कम हो रहे हैं। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना से संक्रमित सपा सांसद आजम खान की तबीयत में सुधार होने लगा है। मेदांता लखनऊ में उभरती हैं और लगातार डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है और अब उनकी तबीयत तेजी से सुधर रही है। और डॉक्टरों की तरफ से जानकारी दी गई है कि आजम खान ने भोजन किया और उनका ऑक्सीजन लेवल भी लगातार सुधर है। मेदांता अस्पताल लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने इस बात की जानकारी दी। आजम खान को कोविड निमोनिया की वजह से हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। आपको सीतापुर जेल से 2 दिन पहले हमारे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो और उनके पुत्र दोनों हमारे वहाँ आए थे। शुरू में हमने उनको कोविड वार्ड में रखा था, परंतु आजम खान साहब का थोड़ा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, करीब 8 से 10 लीटर पे वो आ गए थे, तो इसलिए हमने उनको ICU में रख के और गहन ऑब्जर्वेशन में रखा है। इस समय वैसे वो स्टेबल हैं, लेकिन कोरोना जैसा कि आप जानते हैं एवरी आवर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो अभी गहन हमारी CCM की टीम की निगरानी में है और होपफुली अभी स्टेबल हैं और ठीक होना चाहिए। तो सपा सांसद आजम खान की खराब तबीयत को लेकर रामगोपाल यादव के ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। रामगोपाल यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी ने उस पर पलटवार किया। आइए आपको दिखाते हैं रामगोपाल यादव ने कैसे ट्वीट किया और कैसे भाजपा के साथ एक आमने सामने जैसी स्थिति बन गई। सपा नेता राजपाल कश्यप ने सरकार पर आजम खान को साजिशन जेल में रखने का आरोप लगाया, तो भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार करते हुए कहा, जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने यह ट्वीट किया है उससे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मार पड़ गए जेल के अंदर ही, उनका इलाज ठीक से नहीं कराया जा रहा और षड्यंत्र के तहत वो कोरोना संक्रमित हो गए होने के बाद में भी इलाज में भी षड्यंत्र किया जा रहा, उनको ठीक जगह इलाज नहीं कराया जा रहा।
वो कई दिनों से जेल में हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रयास करके, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रयास करके उनको मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया और लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वो वर्तमान में आईसीयू में है। हम सब लोग और सभी लोग दुआएं करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर आए हम लोगों के बीच में। कोविड संक्रमण के कारण से जिस प्रकार से कल आजम खान को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में जिस प्रकार से योगी सरकार को या योगी जी को निशाना बनाया गया है, उससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये रामगोपाल जी अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार अपराधियों का बचाव केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रही है। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, सबसे पहले दर्शकों को आप इस वक्त अपडेट दीजिए कि आजम खान की तबीयत इस वक्त कैसी है, क्या डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी रख रही है? और दूसरा सवाल ये कि सपा नेता ये दावा कर रहे हैं कि जो मेदांता अस्पताल में वो भर्ती हैं वो भी अखिलेश यादव ने करवाया है, राज्य सरकार ने उनको अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, उनकी देखरेख नहीं की, साजिशन सब चीजें हो रही हैं। इस दावे की सच्चाई क्या है? जी देखिए राजीव, अभी जो स्थितियां, जो मेदांता अस्पताल से जो रिपोर्ट उनकी कल दोपहर में आई है, उसमें उनकी हालत ठीक बताई गई है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खाना खाया है। किसी भी मरीज के लिए खाना खाना, सामान्य भोजन लेना, ये बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि वो रिकवरी ठीक हो रही है, रिकवर कर रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही सपा नेताओं के बयान की बात, तो आपको बता दें कि जब सीतापुर जेल में आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला बंद थे, वहां पर उनकी हालत बिगड़ी है। उसके बाद जिला प्रशासन, जो स्थानीय अधिकारी हैं, उन्होंने लगातार कोशिश की उनको अस्पताल में शिफ्ट करने की, इनसे कहा गया, लेकिन आजम खान ने खुद ही मना कर दिया था। वो तमाम आशंकाएं उनके मन में थीं, इसके चलते उन्होंने मना कर दिया और आखिर 4-5 घंटे उनकी मान मनौवल की गई। लखनऊ से भी अधिकारियों ने संपर्क किया, लगातार संपर्क किया। जेल विभाग के अधिकारियों ने उनको हकीकत बताई कि यहाँ पर स्थानीय जेल में उपचार की उतनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए बड़े अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा। आजम खान की जिद आखिर 4-5 घंटे बाद टूटी और वो मेदांता अस्पताल लाए गए। वहाँ पर उनकी जो स्थिति थी बहुत नाजुक थी, उनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो था, लेकिन अब स्थितियां ठीक हैं। और आजम खान जिस तरह से जेल में बंद थे, जेल में मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, परिवार के लोगों से, किसी भी व्यक्ति से मिल नहीं पा रहे हैं। अब अस्पताल में उनकी परिवार के लोगों से मुलाकात हुई है, जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो उनको मिला है। तो उसके बाद धीरे धीरे बीते 2 दिन से उनकी स्थिति सामान्य होना शुरू हो गई है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भर्ती कराया, ये सरासर गलत है। इस तरह का आरोप निराधार है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने आजम खान से लगातार 4 घंटे तक मनुहार की थी। और ठीक है, यानी कि ये प्रशासन ने सब किया है, अस्पताल में आए हैं तो भी प्रशासन की वजह से आए हैं, इसमें अखिलेश यादव का कहीं कोई रोल नहीं है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना कंट्रोल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शुरुआत की है और अब देश भर के जिलाधिकारियों से सीधे हालात जानेंगे पीएम मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, देश के जो जिलाधिकारी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद। 20 मई से डीएम संग संवाद करना शुरू करेंगे पीएम। सबसे पहले 20 मई को 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ करेंगे बात। कोरोना के ताजा हालात और रोकथाम पर चर्चा होगी। 20 मई को सुबह 11 बजे डीएम संग संवाद उनको करना है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में दरअसल जिलाधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे। अब देखना यह होगा जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर क्या राज्य सरकार को यह बात खलेगी या नहीं। कोरोना के साथ अब जो ब्लैक फंगस है उसका खौफ भी लोगों को अब डरा रहा है और एक नई चुनौती है, ये एक नया खतरा है। ये संक्रमण एक ऐसा दोहरा चक्रव्यूह है जो नए खौफ का सबब है। कोरोना के खिलाफ बार बार की जंग छिड़ी है। हालात को पूरी तरह से काबू में करने के लिए हर स्तर पर जमीन आसमान एक किया जा रहा है। इस बीच यूपी में ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण को नई चुनौती बढ़ा दी है। अब सीएम ने कोरोना के साथ ब्लैक फंगस के मामलों में भी रिपोर्ट मांगी है, जिससे कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए मरीज सावधान हैं, सचेत रहें, क्योंकि ये बीमारी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता की वजह से बढ़ रही है और इसलिए इसका समय से इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लैक फंगस ने खतरे का नया अलार्म बजा दिया है। यूपी सरकार ने ब्लैक फंगस को नए चैलेंज की तरह लिया है। राज्य सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए कमेटी भी बनाई है, जिससे चुनौतियों से निपटा जा सके।
द्वारा अपनी समीक्षा बैठक में एक नई समस्या जो सामने आ रही है मरीजों में, ब्लैक फंगस के बारे में भी आज उन्होंने चर्चा की। और ऐसा आपकी जानकारी में लाना है कि प्रदेश में पहले से ही जो प्रदेश के नामी डॉक्टर हैं उनका एक समूह बनाया गया है, विशेषज्ञ समूह। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि ये समस्या उनके सामने रखी जाए, जो डॉक्टरों का समूह है, और उनसे इस बारे में सलाह ली जाए कि किस प्रकार ये जो ब्लैक फंगस के जो मामले आ रहे हैं, कैसे उनको ब्लैक फंगस आने से कैसे रोका जाए। वो मान लीजिए जो दुर्भाग्यपूर्ण आ भी जाए तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए।